हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल एग्ज़ाम नोटिफिकेशंस एंड प्रिपरेशन। एंड आज डिस्कशन का टॉपिक है इंडिया एंड यूएस रिलेशनशिप, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि जब से डोनाल्ड ट्रंप यूएस के प्रेसिडेंट बने हैं तब से पूरे वर्ल्ड का जो फोकस है वो यूएस सेंट्रिक हो चुका है। सो चलिए शुरुआत करते हैं। उससे पहले मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल, कमेंट ज़रूर करें सो दैट वी कैन इम्प्रूव आवर सेल्फ एंड क्लिक द लाइक बटन। थैंक यू। चलिए फेस 1 से शुरुआत कर लेते हैं, विच इज़ 1950s और 60s का टाइम, जिसे कहा जाता है फेस ऑफ कन्फ्लिक्ट एंड कोऑपरेशन, जिसके अंदर कुछ कन्फ्लिक्ट्स भी हुए पर कोऑपरेशन भी रही। तो देखिए, आफ्टर वर्ल्ड वॉर सेकेंड यूएसए जब सुपर पावर बन गया तो वो एक्सपेक्ट कर रहा था कि जो भी न्यूली डीकोलोनाइज कंट्रीज़ हैं वो उसके साथ कोऑपरेट करेंगी। बट भारत ने जो फॉरेन पॉलिसी अपनाई थी वो थी नॉन अलाइन मूवमेंट। हमने ये डिसाइड कर लिया था कि हम कोल्ड वॉर के टाइम में यूएसए यूएसएसआर दोनों ही सुपर पावर ब्लॉक से दूरी बना के रखेंगे। तो यूएसए को कोई तो चाहिए था कि वो एशिया में रशिया को की जो कम्युनिस्ट आइडियोलॉजी थी उसको काउंटर कर सके। इसीलिए यूएसए ने डिप्लोमेटिक रिलेशंस को स्टैब्लिश किया पाकिस्तान के साथ। पाकिस्तान ने भी 1954 में C2 और सेंटू साइन कर लिया था, जो कि यूएसए की जो अलाइज थी उनकी ग्रुपिंग थी। तो इस तरीके से पाकिस्तान ने इसका अलाई बन गया। एक और कन्फ्लिक्ट बहुत इंपॉर्टेंट हुआ इस टाइम पे, कोरियन कन्फ्लिक्ट जिसे कहा जाता है। जब यूएसए ने नॉर्थ कोरिया में अपना इन्वेड कर लिया था तो वो एक्सपेक्ट कर रहा था कि इंडिया इसे सपोर्ट करेगा, बट इंडिया डिड नॉट सपोर्टेड इट। इंडिया ने इसे सपोर्ट बिल्कुल नहीं किया था। सो ये कुछ कन्फ्लिक्ट्स रहे। इसके अलावा कॉपरेशन भी रही। एक्चुअली कॉपरेशन का दौर तब शुरू होता है जब जॉन एफ कैनेडी यूएस के प्रेसिडेंट बनते हैं, क्योंकि जो हमारे प्रधानमंत्री नेहरू थे उनकी फ्रेंडशिप भी थी और अंडरस्टैंडिंग भी थी जॉन एफ कैनेडी के साथ। तो इवन उन्होंने हमें बहुत हेल्प करी, जैसे कि 1962 के वॉर में जब चाइना के साथ कन्फ्लिक्ट हो रहा था, जब युद्ध हो रहा था, तो अमेरिका ने हमें अपनी एयरक्राफ्ट कैरियर्स भेजे थे हमारे लिए, ताकि वो हमें हेल्प कर सके। दो ये सॉल्व हो चुका था, यूनिलेटर सीज फायर घोषित कर दिया था चाइना ने, पर यूएसए ने हमें सपोर्ट किया। वैसे यूएसए ने हमें फूड सिक्योरिटी में भी हेल्प करी, ग्रीन रेवोल्यूशन के टाइम पे भी उन्हें हमें टेक्नोलॉजिकली हेल्प करी। तो एक कुछ कॉपरेशन का टाइम भी रहा जो दोनों देशों के बीच में रहा, सिर्फ कन्फ्लिक्ट्स ही नहीं हुए। बट फिर एक इशू आ जाता है 1968 में, जब भारत मना कर देता है कि वो नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी को साइन नहीं करेगा। बता दूं आपको, नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी का मतलब है कि जो P5 कंट्रीज़ हैं उनके अलावा कोई और नेशन जो है वो न्यूक्लियर वेपन स्टेट नहीं बन सकता। भारत को ये पॉलिसी डिस्क्रिमिनेटरी लगी, इसीलिए भारत ने इसको साइन नहीं किया था। इसके आगे फेज़ 2 आ जाता है 1970s और 90s का टाइम, जिसे कहा जाता है फेस ऑफ ओनली कन्फ्लिक्ट, जिसमें सिर्फ कन्फ्लिक्ट हुआ था, कोई कॉपरेशन नहीं थी। देखिए, यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट जियोपॉलिटिकल डेवलपमेंट भी होती है, जैसे कि चाइना जो है 70s के टाइम पे अपनी इकॉनमी खोलता है और वो एक मेजर पावर बनता है एशिया में, वो इकोनॉमिकली पावरफुल भी हो जाता है। तो यूएसए को एक पोटेंशियल फ्रेंड नज़र आ रहा था चाइना में, जो उसे रशिया को काउंटर करने में हेल्प कर सकता था। और 1971 में एक और इम्पॉर्टेंट डेवलपमेंट हुई थी कि इंडिया ने यूएसएसआर के साथ ट्रीटी ऑफ पीस एंड फ्रेंडशिप साइन कर ली थी, जिसकी वजह से जो यूएस पॉलिसी मेकर्स थे उनके माइंड में सस्पिशन आ गया था इंडिया को लेकर। इसीलिए उन्होंने रिटेलिएटरी मूव लिया और इंडिया को जो वो इकोनॉमिक एड मिलने वाली थी $87 मिलियन की, वो उन्होंने कैंसिल कर दी। इसी ईयर, सेम ईयर, जब बांग्लादेश लिबरेशन वॉर हुई तो यूएसए ने इंडिया को सपोर्ट ना करा और नहीं करते हुए उन्होंने पाकिस्तान के सपोर्ट में हमारे बे ऑफ बंगाल में अपने नेवल वॉर हेड्स को डिप्लॉय कर दिया था। तो इस तरीके से ये जो फेज़ था वो सिर्फ कन्फ्लिक्ट का फेज़ था। फिर एक और कन्फ्लिक्ट, मेजर कन्फ्लिक्ट तब हुआ जब भारत ने स्माइलिंग बुद्धा को कंडक्ट किया था। ये उसकी तस्वीर है जब इंडिया ने फर्स्ट टाइम 1974 में स्माइलिंग बुद्धा फर्स्ट न्यूक्लियर टेस्ट कंडक्ट किया था और भारत देश न्यूक्लियर पावर स्टेट घोषित हो गया था। तो यूएसए ने फिर रिटेलिएटरी मूव लिया और उन्होंने हमें जो तारापुर थर्मल पावर प्लांट को जो फ्यूल मिलने वाला था, जो वो एक्सपोर्ट करने वाले थे, वो उन्होंने डिनाइल कर दिया, उन्होंने मना कर दिया कि वो हमें फ्यूल एक्सपोर्ट नहीं करेंगे। फिर से 1980s में जब अफगानिस्तान क्राइसिस होता है तो पाकिस्तान को यूएसए बहुत सारा मिलिट्री एड देता है, ताकि वो जो सोवियत यूनियन था, जो यूएसएसआर था, वो अफगानिस्तान क्राइसिस में वो भी इन्वॉल्व था, उसके खिलाफ प्रॉक्सी में हेल्प कर सके, ये मिलिट्री एड का इस्तेमाल कर सके, एड का इस्तेमाल कर सके। पर पाकिस्तान एज़ यूजुअल इस एड का भी इस्तेमाल भारत के खिलाफ भी कर रहा था, हमारे कश्मीर में डिस्टर्बेंस क्रिएट कर रहा था। तो ये भी कुछ इश्यूज बने रहे। पर राजीव गांधी जी जब हमारे देश के प्रधानमंत्री बने
तो भारत का जो झुकाव था वो यूएसए की तरफ बढ़ा, क्योंकि जो राजीव गांधी जी थे वो चाहते थे कि भारत देश मॉडर्नाइज हो, ग्रोथ करे। वो टेक्नोलॉजी के काफ़ी सपोर्टर थे। कहा जाता है उन्हीं की वजह से कंप्यूटर्स की जो रिवोल्यूशन हुआ भारत में, उन्हीं की वजह से हुआ। वो टेक्नोलॉजी और मॉडर्नाइजेशन को चाहते थे। तो वेस्ट में सिर्फ यूएसए ही एक ऐसा कंट्री था जो भारत की इस टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट में हेल्प कर सकता था, मॉडर्नाइजेशन में हेल्प कर सकता था। तो उनकी जो फॉरेन पॉलिसी थी वो थोड़ा यूएस की तरफ टिल्टेड थी। अब बात कर लेते हैं फेज़ 3 की, जिस एंड ऑफ कोल्ड वॉर। जब 1991 में यूएसएसआर डिसइंटीग्रेट हो गया, यूएसए का सबसे बड़ा राइवल, तो यूएसए सिंगल सुपर पावर बन गया वर्ल्ड का। और सेम ईयर इंडिया में भी इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट हुई थी। इंडिया ने इकोनॉमिक रिफॉर्म्स करे थे, हमने अपनी इकोनॉमी को खोल दिया था। अभी तक हमारी जो इकोनॉमी थी वो क्लोज्ड इकोनॉमी थी। सो यूएसए को भारत एक पोटेंशियल मार्केट नज़र आया, और इंडिया को भी टेक्नोलॉजी चाहिए थी, एफडीआई चाहिए था। इसीलिए भारत ने भी यूएसए की तरफ कदम बढ़ाया। दोनों ही देशों को म्यूचुअल ट्रेड अपॉर्चुनिटीज़ नज़र आई दोनों देशों के बीच में। तो ये जो ट्रेड अपॉर्चुनिटी थी, इसने दोनों ही देशों के बीच में रिश्तों को एक किक स्टार्ट दिया। फिर 1998 में बट एक इशू भी क्रिएट हो गया, जब भारत ने 1998 में पोखरण 2 किया था, जब हमने न्यूक्लियर वेपन्स बनाए थे 1998 में पोखरण में। तब यूएसए को ये बात अच्छी नहीं लगी थी। वो पहले से ही नहीं चाहता था कि भारत एक न्यूक्लियर वेपन स्टेट बने। तो इसने फिर इकोनॉमिक सेंक्शंस हमारे ऊपर लगा दिए थे 1998 में। और इवन यहाँ तक कि उसने जो एम्बेसडर थे यूएसए के टू इंडिया, उन्हें रिकॉल कर लिया था, उन्हें वापस बुला लिया था। पर ये कन्फ्लिक्ट्स काफ़ी टाइम तक चल नहीं पाया, क्योंकि देखिए अब उसकी जो इंटरेस्ट था इंडिया के मार्केट में वो स्टार्ट हो चुका था, तो वो ज़्यादा टाइम तक घाटा नहीं ले सकता था। फिर अब बात कर लेते हैं पोस्ट 9/11 के रिलेशंस कैसे रहे। देखिए 2000 के बाद यूएसए को ये रियलाइज़ होना शुरू हुआ कि एक डेमोक्रेटिकली स्टेबल जो नेशन है या जो इमर्जिंग इकोनॉमी है भारत, उसके साथ रिलेशन करने से उसे बहुत इंटरेस्ट है, उसके जो नेशनल इंटरेस्ट है वो पूरा हो सकता है। तो इसी ईयर उसने कदम बढ़ाया और प्रेसिडेंट बिल क्लिंटन ने इंडिया को विजिट किया। यहाँ पे उन्होंने जॉइंट विजन डॉक्यूमेंट को भी साइन किया और 9/11 के बाद से अमेरिका की जब धरती पे पहली बार कोई टेररिस्ट अटैक हुआ, तो उसने अपनी जो स्ट्रेटजी थी टेररिज्म को लेकर उसको रीथिंक करा, उसने फिर सोचना शुरू करा। और इसकी वजह से इंडिया की जो पोजीशन थी वो कंसोलिडेट हो गई, क्योंकि इंडिया बहुत टाइम से ही टेररिज्म के खिलाफ लड़ रहा था, पाकिस्तान स्पॉन्सर टेररिज्म के खिलाफ। तो यूएसए को लगा कि ये हमें एक एज अ फ्रेंड हेल्प कर सकता है इस लड़ाई में। इसी और दोनों देश आगे बढ़े। 2003 में स्ट्रैटेजिक पार्टनर्स बने। 2005 में दोनों ही देशों के बीच में 10-ईयर डिफेंस फ्रेमवर्क अग्रीमेंट साइन हुआ। देखिए मेनली इंडिया का जो यूएसए के साथ जो रिलेशन है वो डिफेंस सेक्टर के ऊपर बेस्ड है, क्योंकि इंडिया पिछले 10 से 15 सालों में इंडिया ने यूएसए के बहुत सारे डिफेंस इक्विपमेंट्स को ख़रीदा है, और यूएसए के लिए हम एक पोटेंशियल मार्केट है डिफेंस सेक्टर्स के लिए उसके। फिर अब बात कर लेते हैं मोदी एरा के बाद की। जब से मोदी जी प्रधानमंत्री बने हैं उसके बाद से यूएसए के साथ हमारा रिलेशन कैसा है। सो देखिए 2015 में ओबामा और जब मोदी फर्स्ट प्रेसिडेंट और प्राइम मिनिस्टर के तौर पे मिले थे, तो दोनों ही लीडर्स ने एक विजन दिया था, चले साथ साथ का मतलब ये था कि दोनों ही देश एक पॉजिटिव नोट पे स्टार्ट करना चाहते थे कि हम दोनों ही देश आगे बढ़ेंगे साथ साथ। एक पॉजिटिव रिलेशन था, पॉजिटिव गेस्चर था। वैसे ही 2015 में एक इम्पॉर्टेंट एग्रीमेंट साइन हुआ था लिमोआ, जो कि लॉजिस्टिक से रिलेटेड था, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर इंडिया। 2016 में यूएसए ने इंडिया को एक मेजर डिफेंस पार्टनर घोषित कर दिया था। जैसे मैंने आपको बताया लास्ट 10 to 15 ईयर्स में इंडिया का जो डिफेंस सेक्टर है उसके अंदर यूएसए का बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल रहा है, और यूएसए के लिए भी हम एक बहुत बड़ी मार्केट है। तो उसने हमें 2016 में ही मेजर डिफेंस पार्टनर घोषित कर दिया था। 2018 में भी एक इम्पॉर्टेंट डेवलपमेंट हुई थी जिसमें हमने कॉमकासा साइन किया था 2+2 डायलॉग के टाइम पे। देखिए कॉमकासा मतलब मैं आपको बता दूं, ये एक्चुअली एक मिलिट्री पार्टनरशिप है दोनों देशों के बीच में। इसके अंदर क्या होगा, जो दोनों ही देश हैं वो, जो यूएसए है वो हमें इनक्रिप्टेड कम्युनिकेशन, जो सेंसिटिव इनक्रिप्टेड कम्युनिकेशन है वो हमारी मिलिट्री के साथ इस्टेब्लिश करेगा। जैसे कि मान लीजिए एक बेसिकली एग्जांपल से समझाती हूँ कि चाइना का अगर कोई यूएस वॉरशिप है और वो इंडियन ओशन रीजन में या इंडो पैसिफिक रीजन में अगर वो कोई गतिविधि देखता है कि चाइना की वॉरशिप है या चाइना की वॉरशिप रोम कर रही है, तो वो डायरेक्टली हमारा जो नेवल कमांड है
हमारा जो मिलिट्री कमांड है उसको सूचित करेगा कि ऐसी गतिविधियां हो रही हैं, और एक इनक्रिप्टेड मैसेज के फॉर्म में करेगा। इनक्रिप्टेड मैसेज का मतलब है कि ऐसे कोड में करेगा जो सिर्फ उसे पता होगा और हमारी मिलिट्री कमांड को पता होगा। और सिर्फ वो हमें कम्युनिकेशन ही नहीं करेगा, वो हमारे साथ हमें वो इक्विपमेंट्स भी देगा जिससे ये इनक्रिप्टेड कम्युनिकेशन हो सके। इसी के अंदर C-130 और P-81S जो यूएस की जो इक्विपमेंट्स हैं, स्पेशलाइज्ड इक्विपमेंट्स हैं, वो हमें ट्रांसफ़र करेगा ताकि हमारी जो मिलिट्री है वो इन इनक्रिप्टेड कम्युनिकेशन को समझ सके और इस्तेमाल कर सके। इसके अलावा इसके अंदर एक इम्पॉर्टेंट प्रोविज़न है, इसके अंदर ये है, इम्पॉर्टेंट प्रोविज़न ये है कि यूएस से इंडिया के साथ अगर ये भी जो भी कम्युनिकेशन करता है वो किसी और के साथ डिस्क्लोज नहीं कर सकता विदाउट इंडियाज़ कंसेंट। अगर इंडिया कंसेंट नहीं देता है तो वो ये डाटा किसी के साथ भी शेयर नहीं कर सकता, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है सिक्योरिटी कंसर्न के लिए। अब बात कर लेते हैं कास्ता की। पिछले 1 साल से 2 साल में ये कास्ता इंपॉर्टेंट चर्चा में रहा है, क्योंकि इंडिया ने एक डील करी थी रशिया के साथ कि हम S-400 खरीदेंगे उनसे, पर यूएसए ने हमें ये थ्रेटन किया था कि वो हमारे खिलाफ जो कास्ता है उसका इस्तेमाल करेगा, कास्ता एक्ट का इस्तेमाल करेगा। मैं आपको बता दूं, कास्ता एक्ट का मतलब है काउंटरिंग अमेरिकाज एडवर्सरीज थ्रू सैंक्शंस एक्ट। इसके ये एक फेडरल लॉ है, इसके अंदर जो यूएस के प्रेसिडेंट हैं वो सैंक्शंस इम्पोज करते हैं ईरान पर, नॉर्थ कोरिया पर और रशिया पर। ये उसके अलावा और सारी कंट्रीज़ पर, वो सारी कंट्रीज़ पर जो कि एक सिग्निफिकेंट ट्रांजैक्शन करती हैं रशिया के डिफेंस या इंटेलिजेंस सेक्टर के साथ। तो इंडिया ने जब S-400 की बात करी तो यूएसए ने ये हमें थ्रेटन किया कि वो इस एक्ट के अंदर हमारे ऊपर सैंक्शंस लगा देगा, पर थैंकफुली उसने हमें वेवर दे दिया था, तो सैंक्शंस नहीं लगे। इसके अलावा एक और इम्पॉर्टेंट डेवलपमेंट पास्ट 2 ईयर्स में ये हुई है कि ट्रंप ने इंडिया से GSP को टर्मिनेट कर दिया है। GSP में आपको बता दूं, जनरलाइज सिस्टम ऑफ प्रेफरेंस, ये एक्चुअली एक प्रेफरेंस का सिस्टम है जिसके अंदर 129 जो डेवलपिंग नेशंस हैं उनके जो कुछ 4800 जो प्रोडक्ट्स हैं उनके यूएस के जो मार्केट है उसमें ड्यूटी फ्री एंट्री अलाउड है। इससे डेवलपिंग नेशंस को फ़ायदा होता है। पर यूएसए के जो प्रेसिडेंट हैं उन्होंने भारत को इससे स्ट्रिप कर दिया, उन्होंने भारत से इस टर्मिनेट कर दिया। एक्चुअली ये एक रिटेलिएटरी मूव था, क्योंकि भारत ने 2 कदम ऐसे लिए थे जिसका उन्होंने रिटेलिएशन किया। भारत ने एक्चुअली जो अमेज़न और फ्लिपकार्ट है उसके जो उसके लिए ई कॉमर्स रूल्स बना दिए थे, मास्टर कार्ड और वीज़ा कार्ड को डाटा लोकलाइजेशन के लिए बोला था। तो इसीलिए इन दोनों का एक रिटेलिएटरी मूव माना गया कि ट्रंप ने GSP को टर्मिनेट कर दिया था। ट्रंप हमेशा से ये एक्यूज़ करते हैं भारत को कि भारत अपने मार्केट का एसेस हमें नहीं देता, इक्विटेबल एसेस नहीं देता, सिर्फ हमारे मार्केट से फ़ायदा उठाता है। अब बात कर लेते हैं हाउडी मोदी इवेंट की। एक्चुअली हाउडी का मतलब होता है हाउ आर यू। ये जो फ्रेंडशिप है, ये जो दोनों देशों के लीडर्स के बीच में जो वार्म और इतना बड़ा वेलकम देख रहे हैं आप, ये हाउडी मोदी इवेंट का है, जो कि कुछ 50,000 इंडियन अमेरिकन ने कंडक्ट करवाया था टेक्सास में। ये एक्चुअली इंडियन अमेरिकन का सॉफ्ट पावर दिखाने का टाइम था। तो पूरे वर्ल्ड ने ये देखा कि जो इंडियंस हैं, जो इंडियन डायस्पोरा है, उसका अमेरिका में कितना ज़्यादा बोलबाला है। यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा 50,000 लोग आप देख सकते हैं यहाँ पे इकट्ठे हुए हैं, वेलकम कर रहे हैं हमारे प्राइम मिनिस्टर को। ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट थी। इसके अंदर प्रेसिडेंट जो ट्रंप हैं उन्होंने टेररिज्म का मुद्दे को भी उठाया था। उन्होंने बोला था कि हम भारत के साथ रेडिकल इस्लामिक टेररिज्म के खिलाफ लड़ाई लड़ेंगे, दोनों देश मिलकर लड़ेंगे। तो यहाँ पे प्रधानमंत्री जी जब गए तो उन्होंने जो इंडियन कम्युनिटी है उससे वो मिले थे, जैसे मैंने आपको बताया कि इंडियन कम्युनिटी ने ऑर्गेनाइज कराया था। उन्होंने वहाँ पे कश्मीरी पंडितों से मुलाकात की और उन्हें बताया कि उन्होंने आर्टिकल 370 को अब्रोगेट कर दिया है और उसके बाद से क्या क्या डेवलपमेंट हो रही हैं। हाउडी मोदी इवेंट में एक एनर्जी डील भी साइन हुई थी यूएसए के टेलुरियन और इंडिया के पेट्रोनेट के बीच में, जो कि कुछ $7.5 बिलियन की थी। देखिए, जब भारत के जो प्रधानमंत्री हैं उनको इतना वार्म वेलकम मिल गया यूएसए में, तो हमारे प्रधानमंत्री या हमारे जो डिप्लोमेट्स हैं उन्होंने ट्रंप के लिए भी एक ऑर्गेनाइज़ करा, डोनाल्ड ट्रंप के लिए भी ऑर्गेनाइज़ करा। ये उसी इवेंट की तस्वीरें हैं जिसे नमस्ते ट्रंप इवेंट हुआ था। नमस्ते ट्रंप इवेंट की बात करें तो एक ऐसा फर्स्ट डिप्लोमेटिक विजिट था जो डोनाल्ड ट्रंप ने इंडिया में करा, और एक पहली बार ऐसे कोई प्रेसिडेंट थे यूएसए के जिन्होंने साबरमती आश्रम को विजिट करा था। ये आप देख सकते हैं साबरमती आश्रम के ये चरखा, ये वहीं का सिंबल है, और यहाँ पे उन्होंने सूत भी काटा था, पहली बार ऐसा हुआ था।
फर्स्ट लेडी भी यहाँ पे आई हुई थी। ट्रम्प ने यहाँ पे हमारी जो बॉलीवुड मूवीज़ हैं, क्रिकेट है, उसको एक्नॉलेज करा था। फिर से उन्होंने टेररिज्म पे एम्फेसिस किया था, टेररिज्म के बारे में बात करी थी और ये विश्वास दिलाया था कि दोनों देश टेररिज्म के खिलाफ एक्चुअली लड़ाई लड़ेंगे। एक सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट यहाँ के जो लैंडमार्क इस इवेंट का था वो थी वो $3 बिलियन की डील जो इंडिया ने कमिट करी कि इंडिया यूएसए से मिलिट्री हेलीकॉप्टर्स खरीदेगा, स्टेट ऑफ द आर्ट मिलिट्री हेलीकॉप्टर्स खरीदेगा। और ट्रम्प ने भी एक बहुत पॉजिटिव गेस्चर में ये बात कही कि अमेरिका विल ऑलवेज बी इंडियाज़ फेथफुल फ्रेंड, कि हमेशा एक भरोसेमंद साथी रहेगा। आपको इन कुछ तस्वीरों को देखकर लग ही रहा होगा कि दोनों ही देश के जो लीडर्स हैं उनके बीच में दोस्ती कितनी ज़्यादा आगे बढ़ रही है। दोनों ही देशों को एक दूसरे में कुछ इंटरेस्ट नज़र आ रहा है और साथ साथ मिलकर आगे बढ़ना चाहते हैं। सो थैंक यू फॉर दिस वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज़ कमेंट करें, ज़रूर करें, क्लिक द लाइक बटन एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।